अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं TNT+786। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया और लाइक कर लें। चले हम आज की वीडियो देखते हैं। किस्त नंबर 13, सुल्तान जलालुद्दीन मोहम्मद ख्वारिज़्म शाह मुनबकरनी शेख मोहम्मद हयात अलप अरसलान 1063 हमजाता 1077 हमजा। अलप अरसलान की तारीख पैदाइश के मुतालिक इख्तिलाफ पाया जाता है। इब्न अल-असीर इसकी तारीख पैदाइश 1032 हमजा व 1036 हमजा के दरमियान मुकर्रर करता है। राहत अल-सदूर का मुसन्निफ 1043 हमजा बताता है और ये भी बताता है कि उसका दूर हुकूमत 12 साल था और मरते वक्त इसकी उम्र 34 साल थी। मुसन्निफ रावंदी अलप अरसलान की शख्सियत की तौज़ीह करते हुए लिखता है कि वो एक लंबे कद का आदमी था। इसकी मूंछें इतनी लंबी थीं कि जब वो शिकार के लिए जाता था तो उनके दोनों कोने बांध देता था और इसका तीर कभी खता नहीं जाता था। वो ऊंची टोपी पहना करता और लोग कहते थे कि इसकी टोपी और मूंछों के दरमियान 2 गज का फासला है। वो एक मुनसिफ हुक्मरान था, अपने फैसले जल्दी करता और अपनी रियाया पर बड़ी सख्ती से नाफिज करता। रमजान उल मुबारक के महीने में वो 15,000 दीनार तक मुहताजों में तकसीम करता। इसके अहद में इसकी सल्तनत को बहुत वसअत हुई। मावरा नहर से लेकर अक्साए शाम तक इसकी हुकूमत का इक़्तिदार रहा। मुहताजों के लिए उसने पेंशन भी जारी कर रखी थी। तारीख का बहुत शौकीन था। फुतूहात अलप अरसलान की हुकूमत निहायत मुख्तसर थी, लेकिन इसके अहद में सल्जूकी सल्तनत को बहुत वसअत हुई। इसने तख्त नशीनी के 1 साल बाद खतलान और हिरात पर कब्जा कर लिया, फिर फारिस और किरमान की बगावतों को फरू किया। इसके बाद उसने शाम पर कब्जा कर लिया। अरब में फातिमियों की खिलाफत का कब्जा और गलबा था। इससे अरबों को निजात दिलाई, मक्का और मदीना को उनके तसल्लुत से आज़ाद कराया। फिर अलप अरसलान ने एशियाए को चुप में रूमी लश्कर को शिकस्त देकर रूमी बादशाह डेवजानस रोमानुस को 1071 हमजा में मिलाज करो के मकाम पर ऐसी खौफनाक हजीमत दी कि एशियाए कोचक में रूमी सल्तनत के कसर की एंड से एंड बच गई। एशियाई लड़ाइयों में बहुत बड़ी फैसलाकुन लड़ाई है। इस लड़ाई में कैसर रूम गिरफ्तार हुआ और खराज देने की शर्त पर आज़ाद कर दिया गया। इस लड़ाई में मुसलमानों की तादाद सिर्फ 12,000 और ईसाइयों की 3 लाख थी। जब अलप अरसलान ने तादाद की कमी के सबब फौज में खौफ व हरास देखा तो कफन पहनकर तीर कमान जमीन पर फेंक दिया, तलवार हाथ में लेकर मैदान में कूद पड़ा। जब फौज ने ये हालत देखी तो जी तोड़ कर लड़ी। इस वाकया के मुतालिक मुस्लिम मौरिखों ने एक अजीब बात लिखी है। वो बयान करते हैं कि अलप अरसलान के अमीर सादुद्दीन गौहरैन के पास एक घटिया और बदसूरत गुलाम था, जिसकी शक्ल व शबाहत कुछ इस कस्म की थी कि निज़ाम उल मलिक ने उसको फौज में जाने की मुमानत कर दी और मिज़ार के तौर पर कहा उसे फौज में भेजने से क्या फ़ायदा होगा, ये कैसर रूम को थोड़ा ही कैद करेगा। लेकिन जब वही गिरफ्तार करके कत्ल करने ही वाला था तो बादशाह के एक गुलाम ने उसे बताया कि ये हमारा कैसर है, इसलिए वो पकड़ कर अलप अरसलान के पास ले गया। अलप अरसलान ने इससे पूछा कि जब मैंने तुम्हें 3 मरतबा कहा था तो तुमने मानने से इनकार क्यों किया था? कैसर ने जवाब दिया, उस वक्त तनवाव तशनी से कोई फायदा नहीं हो सकता। मैं अब तुम्हारे हुक्म की तमील करने के लिए तैयार हूँ। अलप अरसलान ने इससे पूछा कि अगर तुम मुझे गिरफ्तार कर लेते तो मेरे साथ क्या सलूक करते? कैसर ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ बहुत सख्ती से पेश आता। अलप अरसलान ने फिर पूछा, अब तुम मुझसे क्या तवक्को रखते हो? कैसर ने जवाब दिया कि अब इसके सिवा कोई चारा नहीं, या तो तुम मुझे कत्ल कर दो या मुझे कैद करके तमाम इस्लामी ममालिक में घुमाओ। ये बात तो अब मुमकिन नहीं कि तुम मुझे मुआफ कर दोगे या मुझसे तावान वसूल करके मुझे अपना गुलाम बनाओगे। अलप अरसलान ने कहा, तुम्हारा अंदाज़ा गलत है। मैंने तो सबसे आखिरी बात करने का फैसला किया है। चुनांचे 15 लाख तावान तय हुआ। सुलह के अहदनामे में यह भी तय किया गया कि रूमी आइंदा 50 साल तक इस्लामी हुकूमत पर हमला नहीं करेंगे। कैसर ने तमाम शराइत कबूल कर ली। अलप अरसलान ने उसी वक्त उसे खिलत और इखराजात के लिए 15,000 दीनार और एक खैमा अता किया और इसके अमरा भी रहा कर दिए गए। रावंदी के कौल के मुताबिक रोमियों की ये शिकस्त उनकी सल्तनत के लिए इस कस्म की ज़रकारी साबित हुई कि इसके बाद वो कभी ना उभर सके। 2 साल बाद अलप अरसलान ने तुर्कों से जंग की तैयारी की। 1972 हमजा अलप अरसलान 2 लाख फौज लेकर दरियाए जिहूं तक आया और यहाँ उसने 3 हफ्ते क़याम किया। यहाँ इसके सामने ख्वारिज़्म का रहने वाला और किले का मुहाफिज यूसुफ खारज़मी पेश किया गया, जिसने ख्वारिज़्म के किले की हिफाजत में हिम्मत और मर्दानगी के जौहर दिखाए थे। अलप अरसलान ने इससे बाज़ सवालात दरियाफ्त किए, लेकिन इन सवालात का जवाब उसने बड़ी गुस्ताखी से दिया, जिससे बादशाह सख्त बराफरोख्ता हुआ और हुक्म दिया कि इसके हाथों और पाँव में मीखन ठोक कर हलाक कर दिया जाए। कैदी ने बदकलामी करते हुए कहा,
मुझ जैसे बहादुर इंसान का ये अंजाम यूं जिल्लत की मौत मरवाते हो। अलप अरसलान ने तैश में आकर निगरान सिपाही को एक तरफ हट जाने का हुक्म दिया और कमान पकड़कर खुद इस पर तीर चलाया। तीर खता हो गया और पेशतर इसके कि सिपाही कैदी को पकड़ते उसने तेजी से अलप अरसलान पर खंजर से हमला किया। कैदी तो उसी वक्त मार दिया गया, लेकिन अलप अरसलान भी इस जख्म से जामबर न हो सका और 1077 हमजामिरा ही मुल्क बका हुआ। ये फिराश गौहर एन जिसने यूसुफ खारजमी को डंडा मारकर कत्ल कर दिया। इसका एक लड़का कुछ अरसा बाद बगदाद में कत्ल हुआ। इस फिराश ने मुल्क शाह के दरबार में हाजिर होकर कहा, आका, जैसे मैंने तुम्हारे बाप के कातिल को कत्ल किया था, तुम्हें मेरे बेटे के कातिल को कत्ल करना चाहिए था। कातिल के वरसा ने फिराश को बहुत बड़ी रकम देकर राजी करना चाहा, लेकिन वो ना माना। बिलाखिर मुल्क शाह को उसके मारने का हुक्म देना पड़ा, क्योंकि फिराश किसी और तरह राजी ना होता था। अलप अरसलान जख्मी होने के 2 दिन बाद तक जिंदा रहा। इसके बाद इसका लड़का मुल्क शाह तख्त पर बैठा। अलप अरसलान का कौल था, किसी शख्स को हिकारत की नजर से ना देखो, अपनी लियाकत और ताकत पर नाज़ा ना हो, हिम्मत से काम लो और खुदा पर भरोसा रखो। मुल्क शाह सलजूक 1072 हमजा तक 1092 हमजा। जलालुद्दीन मुल्क शाह अभी 17 या 18 बरस का था कि इसने अपने बाप की वसी और इस सल्तनत संभाली। शुरू में उसे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। अलपतगीन खान समरकंदी ने तबरीज पर कब्जा कर लिया था। सुल्तान इब्राहिम गौरी ने मुल्क शाह के वफादार चचा उस्मान को असीर करके खजाने समेत अफगानिस्तान ले गया। मुल्क शाह का एक चचा कादरत हुकूमत का दावेदार बनकर रे और करज की तरफ बढ़ा ताकि अपने भतीजे से तख्त छीन सके। मजबूरा बादशाह को उसके मुकाबले में फौज भेजनी पड़ी। शुरू में उसे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। अलपतगीन खान समरकंदी ने तबरीज पर कब्जा कर लिया था। सुल्तान इब्राहिम गौरी ने मुल्क शाह के वफादार चचा उस्मान को असीर करके खजाने समेत अफगानिस्तान ले गया। मुल्क शाह का एक चचा कादरत हुकूमत का दावेदार बनकर रे और करज की तरफ बढ़ा ताकि अपने भतीजे से तख्त छीन सके। मजबूरा बादशाह को उसके मुकाबले में फौज भेजनी पड़ी। हमदान के करीब जंग हुई और कादरत की फौज को शिकस्त हुई। कादरत को शिकस्त के बाद गिरफ्तार कर लिया और फिर उसे कत्ल कर दिया गया। इसके दोनों लड़कों सुल्तान शाह और ईरान शाह को भी गिरफ्तार करके अंधा कर दिया गया। इस मौका पर निजाम उल मलिक को अताबत के खिताब से नवाजा गया। अगले साल खलीफा अल-काइम के फौत होने के बाद इसका पोता अल-मक्तदी दरबार खिलाफत का वारिस बना और 1 साल के बाद फातिमियों ने मक्का में अपनी हुकूमत कायम कर ली, जो 1 साल से ज्यादा ना चल सकी। उसी साल शाह ने मशहूर सदका कायम की, जिसमें दीगर उलमा के साथ उल ख़याम ने भी जलाली साल पर तहक़ीक़ात करने का काम किया। जलाली साल वो था जो सुल्तान की ख्वाहिश के मुताबिक 1079 हमजा में मार्च 15 को नौरोज़ मुकर्रर करके शुरू किया गया। 2 साल बाद 1081 हमजा में मुल्क शाह ने अपनी लड़की की शादी खलीफा अल-मक्तदी से कर दी। उसी साल इसका लड़का दाऊद फौत हुआ। पहले वो बच्चे की लाश को दफन नहीं होने देता था, फिर जब उसे रोका ना जा सका तो अपने आप को जान से मारने लगा। लेकिन रफ्ता रफ्ता वो ये गम भूल गया, क्योंकि कुदरत ने उसको एक और बच्चा दिया जिसका नाम सिंजर रखा गया। ये वो जमाना है जब निजाम उल मलिक के पीशरों की दुआ रंग लाई। मुल्क शाह के दरबार में एक मसखरा जाफरत नामी था। इसने दरबार में निजाम उल मलिक पर कुछ आवाज़ें कसे, जिनमें तहकीर का पहलू गालिब था। जब निजाम उल मलिक के बड़े लड़के जमालुद्दीन को, जो इस वक्त खरासान का गवर्नर था, ये खबर मिली तो वो उसे बर्दाश्त न कर सका और बल्ख से अपने बाप का क़सास लेने के लिए फौरन दरबार में पहुंचा। इसने बादशाह की मौजूदगी में मसखरे की जबान में दरबार में ही सुराख किया। इस जालिमाना और बहीमाना सजा से मसखरा फौरन मर गया। मुल्क शाह उस वक्त तो खामोश रहा, लेकिन बाद में इसने खरासान के मीर बोअली को लिखा कि अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो जमाल उल मलिक को जहर पिलाकर ख़त्म कर दो। चुनांचे बोअली ने जमाल उल मलिक के एक मुलाजिम की वसातत से ये काम सर अंजाम दिया। मुल्क शाह अपने अहद हुकूमत में 2 दफ़ा बगदाद पहुंचा। पहले 1087 हमजा में निजाम उल मलिक के साथ गया। वहाँ उसने इमाम मूसा करखी, अहमद बिन हम्बल और इमाम अबू हनीफा के मज़ारत की ज़ियारत की। इसने खलीफा अल-मुहतदी को बड़े कीमती तोहफ़े भी पेश किए। मुल्क शाह दूसरी दफ़ा अक्टूबर 1091 में बगदाद गया। इस अरसा में उसने बुखारा, समरकंद और मावरालनहर के दूसरे शहर फतह कर लिए थे और इसकी सल्तनत में बहुत खुशहाली थी। यहाँ ये बयान किया जाता है कि जिन मुलाहों ने मुल्क शाह की अफवाज को दरियाए जिहों से पार उतारा था, तो निजाम उल मलिक ने एशियाई कूचक के मुलाहों को चेक लिख कर दिया था, जिसका पूरा रुपया इन्होंने एशियाई कूचक से ही वसूल पाया। इससे पता चलता है कि सल्जूकी सल्तनत की हदें कहाँ तक थीं और माली इंतजाम के कदर मुस्तहकम था।
ملک شاہ کے زمانے میں سرکاری ملازموں کو بھی معقول معاوضے دیے گئے اور اس نے سلطنت کی حدیں شام اور عراق سے بڑھا کر عدن اور بحیرہ اسود تک پہنچا دیں۔ وہ خود عدلیہ کی نگرانی کرتا تھا اور مذہب سے اس قدر محبت تھی کہ اس نے حاجیوں کے راستے میں پانی پینے کے لیے بنوائے۔ وہ شکار کا بھی بے حد شوقین تھا اور بعض دفعہ اس نے اس قدر زیادہ شکار کیا کہ مرنے والے جانوروں کی کھوپڑیاں اور سینگوں سے مینار تعمیر کرائے۔ اس نے اپنے شکار کی تفصیل لکھنے کے لیے ایک باقاعدہ رجسٹر بنایا، جس میں بعض روایات کے مطابق یہ اندراجات ملتے ہیں کہ اس نے ایک دن میں تنہا 70 ہرن کا شکار کیا۔ نظام الملک کی عمر اب اسی سال کے لگ بھگ تھی۔ درباری امور سے فراغت پانے کے بعد وہ نظامی کالج کے نظم و نسق کی طرف توجہ دیتا۔ وہ خود بھی بہت بڑا عالم تھا۔ اس زمانے میں شاہی خاندان کے افراد نظام الملک سے حسد کرنے لگے۔ اس کا سب سے بڑا دشمن ترکان خاتون تھی۔ وہ وزیر تاج الملک کی مدد سے ایک پلاٹ تیار کر رہی تھی۔ بدقسمتی سے نظام الملک کا پوتا جو جمال الملک کا بیٹا تھا اور اس وقت مرو کا گورنر تھا، لوگوں سے بہت بدسلوکی سے پیش آتا۔ اس کے ظلم سے تنگ آ کر ایک شخص نے ملک شاہ سے شکایت کی اور بادشاہ نے غصے میں آ کر نظام الملک کو کہلا بھیجا، کیا تم حکومت میں میرے شریک ہو گئے ہو؟ تمہارے عزیز ہی مملکت میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، بلکہ تکبر اور غرور کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ بوڑھا وزیر اس طرح کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے جواب میں لکھا کہ جس نے تمہیں تاج عطا کیا ہے، اس نے مجھے دستار عطا کی ہے اور یہ دونوں چیزیں الگ نہیں ہو سکتی۔ سلطان کو اس جواب سے بڑا رنج پہنچا اور نظام الملک کو ملازمت سے علیحدہ کر دیا اور اس کی جگہ ترکان خاتون کا وزیر تاج الملک مقرر کیا۔ لیکن نظام الملک اس بے عزتی کو زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکا۔ چنانچہ 15 رمضان 485 دو چشمے مطابق 1092 حمزہ کو نہاونت کے قریب ایک تیلمین نوجوان جو حسن بن سبا کی جماعت یعنی فدائیہ کا رکن تھا، شام کے وقت نظام الملک کے خیمے میں داخل ہوا اور اسے ایک خنجر سے ہلاک کر دیا۔ اس طرح نظام الملک کے پیش رو کی دعا تکمیل کو پہنچی۔ نظام الملک کی وفات کے ایک ماہ بعد ملک شاہ بھی فوت ہو گیا اور اس طرح سلجوقی خاندان کا دوسرا بڑا بادشاہ اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اپنی اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔